लोकसभा चुनाव के दंगल में 3 राउंड बाकी रह गए हैं और अखाड़े में मौजूद सियासी दल अपना हर दांव आजमा रहे हैं। और ऐसे ही दांव आजमाने के खातिर पीएम मोदी ने आज आजमगढ़ में सीएए पर सवाल उठाए, सियासी मुखालिफ पर करारा हमला किया। पीएम मोदी ने विपक्ष को क्या चुनौती दी और विपक्ष इस पर क्या जवाब देगा, इस पर हम अपने खास मेहमानों के साथ आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। सीएए कानून के तहत 14 शरणार्थियों को नागरिकता मिलने की ये तस्वीर कई मायने में ऐतिहासिक है। दशकों से प्रताड़ना झेल रहे इन लोगों के लिए ये पल किसी सपने के सच होने के जैसा था। बहुत अच्छा लगा, हमें अपने देश में आए और हिंदू भाई और श्री नरेंद्र मोदी ने हमारी इतनी मदद की है। हमारे हिंदू भाई इतने यहाँ आते हैं कैंप में, हमारी मदद करते हैं, हमें आगे बढ़ने का मतलब हौसला बढ़ाते हैं हमारा। और हम तो इनका ही धन्यवाद करते हैं, मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का। इसके साथ ही देश भर में करीब 31,000 गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का सिलसिला शुरू हो गया है और सियासी पारा भी सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पीएम मोदी ने आजमगढ़ में इस मुद्दे पर विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार ने सीएए के तहत नागरिकता देने का काम शुरू कर दिया है। कोई भी माई का लाल इस कानून को खत्म नहीं कर सकता। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? आपको बता दें कि कांग्रेस सीएए पर लगातार विरोध जता रही है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो नागरिकता संशोधन कानून को रद्द कर दिया जाएगा। सवाल उठाने वालों में कांग्रेस अकेली नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सीएए से देश असुरक्षित हो जाएगा, अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी। दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों पर करदाताओं का पैसा खर्च करना स्वीकार्य नहीं है। ममता बनर्जी ने तो सारी हदें पार करते हुए कहा कि मैं ना एनआरसी की अनुमति दूंगी और ना ही सीएए की। सीएए एनआरसी की भयानक साजिश रची गई है। दशकों तक बांग्लादेशी घुसपैठियों पर चुप रहने वाली ममता बनर्जी ने विरोध तो कर दिया, लेकिन भूल गई कि ये अधिकार केंद्र सरकार का है और इसे कानून बनने के बाद रोका नहीं जा सकता। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीएए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। सीएए यानी वो कानून जो धर्म के नाम पर प्रताड़ना झेल रहे लोगों को नागरिकता देता है। इस पर विपक्ष ने पहले दिन से झूठ का भ्रमजाल बुना, लेकिन पीएम मोदी के बयान से साफ है कि सीएए अब ऐसी सच्चाई है जिसे बदला नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और आज के पैनलिस्ट की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता, संजय चक्रवर्ती, नेता टीएमसी, शुभम त्रिपाठी, नेता आम आदमी पार्टी, और सुमित्रा गोयनका जी, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, 25,000 एप्लीकेंट्स, 350 नागरिकता फरमान की गई 350 को, 14 को सर्टिफिकेट्स दे दिए गए। इससे सीएए कानून की मुहर तो लग गई, मगर उन विपक्षी राज्य जैसे बंगाल, तमिलनाडु और केरला का क्या करेंगे जो दावा करते हैं कि वो सीएए को लागू नहीं होने देंगे? आपने जिन राज्यों की बात की वहां के मुख्यमंत्रियों को ये सोचना पड़ेगा। ये लोग हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा। जो कानून संसद से पास हो गया है, जो केंद्र का कानून है, उसको राज्य वाले कैसे रोक सकते हैं? तो संविधान की हत्या करने की कोशिश के लिए उद्यत ये 3 राज्य हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ यही 3 कानून नहीं, चाहे धारा 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे आदर्श न्याय संहिता हो, चाहे राम मंदिर हो, कोई माई का लाल इसमें से कोई भी जो कानून आया है उसको वापस नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये कानून भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस देश की जनता लाई है। इस देश की जनता ने उनको चुना है जो ये कानून लेके आए। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है। देश का चुनाव जनता करती है, कानूनों का चुनाव जनता ने किया है। तो ये बात सही है
किसी भी राजनीतिक दल में हिम्मत है तो आके कह दे कि जनता के द्वारा लाए गए कानून को वापस कर हिम्मत लेगा, है तो कोई कह नहीं दे। करेगा। संजय चक्रवर्ती जी, हिम्मत है तो कह दे। लेकिन इससे पहले मैं गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। डॉक्टर नीता भट्ट, प्रोफेसर नीता भट्ट हमारे साथ जुड़ी हैं। लेकिन प्रोफेसर नीता भट्ट, पहले मैं संजय चक्रवर्ती जी के पास जाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में फैसला जारी किया था कि रोहिंग्या का भारत में रहने से सिर्फ उनका रहना सिर्फ गैर कानूनी नहीं, देश की इंटरनल सिक्योरिटी पे भी बुरा असर पड़ रहा है। फिर भी ममता साहिबा को 25,000 सीए एप्लीकेंट से परेशानी है, मगर 40,000 रोहिंग्या से नहीं। देखिए, पहली बात क्लियर कर दूं कि अभी इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। राम मंदिर इनके एजेंडे से नहीं, न जनता के एजेंडे से, वो सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर बना। दूसरी बात, जिस तरीके से बोला जाता था धारा 370 नहीं हटेगी तो हट गया, हटाने की कोशिश तो की, हटी तो नहीं। फिलहाल धारा 370 ए नहीं हटा, बी हटा है, तो धारा 370 भी नहीं हटी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पब्लिक के सामने ऑन चैनल झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो है। मिश्रा जी, धारा 370 हटा नहीं क्या? तर्क पे बहस हो करके आप सकती खुद है, ही देख कुतर्क लीजिए, पे बहस नहीं हो सकती, आपको पता चल जाएगा। तर्क धारा पे बहस हो 370 सकती अभी है, तक नहीं हटा, धारा कुतर्क पे 370 बहस बी नहीं हटा हो है, सकती है। जहाँ पे गोली आप मार दी जमीन ले आपने। सकते हैं। मैं अच्छा, ये बताइए, थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए, please। उनको बोलने दिया आपने अच्छा, चुपचाप, ठीक। तो मुझे भी थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं मेरी बात क्लियर हो जाए, उसके बाद मुझसे बात करा दीजिएगा। फरमाइए। हाँ जी। दूसरी बात यह है कि पिछले 5 साल के अंदर कितने 370 अगर हटा भी दिया है तो कितने जो है हिंदू ब्राह्मणों को वहां पे बसाया गया, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक भी जो है बता दीजिए कि उनको बसाया गया। बात उसकी नहीं हो रही है, बात सीए कानून की हो रही है। मैं सुन लीजिए, मैं आता हूँ, क्या एतराज है इस कानून से, ये बता दीजिए। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनको आंखें खोलना जरूरी है, क्योंकि ये जिस तरीके से जो है केवल भ्रम जाल फैलाते हैं पब्लिकों के बीच में। इसे बताना जरूरी है कि 5 साल से जम्मू कश्मीर में आज तक जो है चुनाव नहीं करा पाया, और इस बार जो लोकसभा चुनाव तक नहीं लड़ रहे हैं। अब आते हैं सीए के बारे में। सीएए के बारे में जो रोहिंग्या की बात कही थे, तो इनके हरदीप पुरी रोहिंग्याओं के लिए जो है दिल्ली में बाकायदा जो है कैसे पूरा कॉलोनी बना रहे थे। और रोहिंग्या की बात आती है तो रोहिंग्या आया कब, जरा ये बता दीजिए। इनके पास उसका जवाब नहीं होगा। रोहिंग्या आया है 2017 में। 2017 में सरकार रोहिंग्या से हटके आप फिर से मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप फिर से टॉपिक पे आइए। सीएए से क्या एतराज है टीएमसी को? आ रहा हूँ टॉपिक पे। नहीं, अभी आपने रोहिंग्या का किस्सा बताया तो मैं रोहिंग्या के बारे में बता रहा हूँ। तो रोहिंग्या भी बताऊंगा। सीएए का क्या है? सीएए का कानून जिस तरीके से आप बात करें, सीए एक चीज, तो पहली चीज, अगर सीए है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान क्यों? फिर उसमें श्रीलंका क्यों नहीं? फिर उसमें जो है नेपाल क्यों नहीं? उसमें भूटान क्यों नहीं? नेपाल और ये सब देश नहीं है क्या? माइनॉरिटीज को मारा नहीं जा रहा है। ये सब देश नहीं है क्या? वहां पे हिंदू प्रताड़ित नहीं होते हैं, श्रीलंका में प्रताड़ित नहीं होते। फिर अमित शाह जब जाकर के तमिलनाडु में खुद कहते हैं यहाँ सीए लागू नहीं होगा, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो अमित शाह जी का कहना है। आप गूगल करिए, देख लीजिए, अमित शाह जी ने खुद ये सवाल लेके मैं नीता भट्ट जी के पास जाऊंगी। नीता भट्ट जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान में सिर्फ हिंदू और सिखों की ही नहीं, शिया, अहमदी और हजारा मुस्लिम्स को भी बेदर्दी से मारा जाता है। माना कि पार्टीशन हिंदू मुस्लिम के दरमियान मजहब के बुनियाद पर हुआ, मगर क्या उन पर हो रहे जुल्म को नजरअंदाज करना चाहिए? भुलाना जी, देखिए, एक तो जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसको समझना बहुत जरूरी है, जिसे कि टीएमसी के नेता दरकिनार कर दें। देखिए, जो जिन देशों के में रह रहे जो हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन, जिनके लिए बुद्ध, जिनके लिए सीएए को लाया गया है, ये हम सभी जानते हैं। मतलब आप यहाँ की सरकार पे विश्वास नहीं करते तो पाकिस्तान का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसकी 2022 की जो माइनॉरिटीज के ऊपर रिपोर्ट है, जो सरकारी वहां का स्टैट्यूटरी बॉडी, आप उसकी रिपोर्ट उठा के पढ़ लीजिए। वो क्या कहती है? वो रिपोर्ट कहती है कि यहाँ इस पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज है, और खास करके हिंदू, क्योंकि हिंदू उनमें ज्यादा संख्या में थे। 1947 में जो संख्या लगभग 23% थी, वो आज घट के 3% के आसपास रह गई है, जिसमें 2% हिंदू। तो और सिंध में ये उनके ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है कि सिंध में हर महीने लगभग कम से कम 15 से 20 बच्चियों के अगवा होने की या उनके साथ बलात्कार होने की खबरें, ये तो रिपोर्टेड है।
उसके अलावा कोई जानकारी इस विषय में ऐसे भी है जो अनरिपोर्टेड केसेस। ऐसे में जो हम सभी जानते हैं कि जब देश का विभाजन हुआ वो जैसे आपने कहा कि वो जो पूजा उपासना के आधार पे हुआ, लेकिन उसमें जो लोग वहां रह गए, ये भी याना जी ध्यान में रखने वाली बात है, जो लोग वहां रह गए वो ज्यादातर वो थे जो अनुसूचित जाति के थे, ज्यादातर वो संख्या है जो अनुसूचित जाति समाज से आते थे, और उसके बाद उनकी किस प्रकार की प्रताड़ना हुई इसकी भी जानकारी हम लोगों को है जी। ऐसे में आज इस आप तशद्दुद देखिए की मैंने बात की थी प्रोफेसर गीता भट्ट, इस अंतर्गत नागरिकता मिली, तो आज वो इसी बच्चियां तशद्दुद कहती की हैं मैंने बात की थी कि ऐसे ही तशद्दुद वहां पर शिया मुसलमानों के साथ भी हो रहे हैं, जैसे कि आप जानती हैं, तो उनको क्यों नहीं इसमें इंक्लूड किया गया? विपक्ष का यही सवाल है, बड़ा सवाल। शुभम त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बराह रास्त हम आम आदमी पार्टी नेता शुभम त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। शुभम जी, बाहर से अल्पसंख्यकों को लाकर देश में आर्थिक दबाव का दावा किया है आम आदमी पार्टी ने, जो काफी हद तक ठीक भी है, मगर क्या महात्मा गांधी का निर्मम वादा भूल जाएं? उन्होंने तो इत्मीनान दिया था ना उन हिंदुओं को जो पार्टीशन के बाद निकले नहीं थे पाकिस्तान से, कि वो जब चाहे भारत में आके नागरिक बन सकते हैं। तो क्या उनको मरने के लिए छोड़ दें? कोई ऑप्शन, विकल्प क्यों नहीं लाते एतराज जताने के बजाय? जी नमस्कार याना जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी डिबेट होती है या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता इस डिबेट में बैठते हैं तो हमेशा डिबेट को अलग ले जाने का कार्य करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि सीए आखिर है क्या। यहाँ बात हिंदू मुसलमान या किसी अन्य धर्म की नहीं है, यहाँ बात यह है कि भारत में एक ऐसे बिल को जबरदस्ती भारतवासियों के ऊपर ठोक दिया गया जो बिल भारतवासियों के खिलाफ है, जो इस देश के खिलाफ है। आज आप देखिए कैसे भारत में, भारत के बाहर के लोग, पाकिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, यहां पर नागरिकता मिलेगी, नागरिकता उन्हें मिल जाएगी। अब जाहिर सी बात है, जब उन्हें नागरिकता मिलेगी तो फिर कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार और नौकरी भी देनी पड़ेगी। मैं नरेंद्र मोदी जी से, आपके प्रवक्ता जी से इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ये बताएं कि उन्हें नागरिकता हम दे देंगे लेकिन नौकरी नहीं देंगे। अगर उन्हें नौकरी नहीं यहाँ देंगे तो उनका जीवन यापन यहाँ कैसे होगा? मोदी जी इस चीज का जवाब दें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लोगों के घर, रोजगार और संसाधन आखिर क्यों देना चाहती है केंद्र सरकार भारत में? आखिर हमारा हक उन पाकिस्तानियों को क्यों? आखिर हमारा हक इन बांग्लादेशियों को क्यों? इस देश का युवा आज रोजगार मांग रहा है और नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं। स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी को इन 4 चरणों में बहुमत नहीं मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार इसलिए वो इन लोगों के साथ खड़े होते हैं। हमारे रोजगार पाकिस्तानियों के पास क्यों जाएं? ये इनका सवाल है। सुन लीजिए, पहली चीज तो ये समझिए कि बिल्कुल मिश्रा जी, आज मुद्दा यहाँ जिस देश में रोजगार का है, आज मुद्दा यहाँ महंगाई का है, आज मुद्दा यहाँ आरक्षण बचाव का है, आज मुद्दा इस देश में अग्निवीर का है, आज मुद्दा इस देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड का है, आज मुद्दा इस देश में जी हम टॉपिक पे ही रहेंगे, प्लीज टॉपिक से मत भटकिए। मिश्रा जी क्या जवाब देना चाहेंगे इसका? हमारे चुप तो कराइए, कंटिन्यूअस बोले जा रहे हैं। जी आप फरमाइए। रैली दे रहे हैं, पढ़ के आए नहीं है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, वो लोग जो इस सीए कानून के बेनिफिशियरी है वो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आ चुके हैं, फिर बीच में बोले। याना जी ये तरीका नहीं है। याना जी पूरी डिबेट करके मेहरबानी करके एक करके बात कीजिए। शुभम जी इनका रिस्पांस ले लेते हैं पहले, शुभम जी इनका रिस्पांस ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। जी मिश्रा जी कंटिन्यू। याना जी इनको पहले समझाइए कि ये आने वाले नहीं, जो आ चुके हैं, जो देश में 31 दिसंबर 2014 के पहले आ चुके हैं, वो लोग जो इसी भारतवर्ष के नागरिक थे, इसी भारतवर्ष के, जो तोड़ करके भारत पाकिस्तान बना दिया गया, बांग्लादेश बना दिया गया,
वो वही हिंदू भाई थे जिसके लिए संवैधानिक कमिटमेंट है। यार याना जी, दिस इज नॉट ये द बात मान ली मिश्रा जी। इस इडियट आदमी को क्यों बीच आप प्लीज पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए मिश्रा जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन इनका एक ही सवाल है कि दिस इज नॉट द वे ना, दिस इज नॉट द वे। शुभम जी, डिबेट इन प्रॉपर मैनर। शुभम जी, इनको उनका रिस्पांस कंप्लीट करने दीजिए। नहीं दिखा सकते। He doesn't have any content। आप ये बताइए, मैंने कहा 31 दिसंबर 2014 पहले वो ऑलरेडी आके रह रहे हैं और उनको गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, और जो गरीबों को 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है उसके थ्रू उन्हें खाना भी मिल रहा है, तो उनकी टेक केयर की जा रही है। और ये वही लोग हैं जो इसी भारत देश के नागरिक हैं, जिन्हों हिंदू होने की वजह, इस तरह से उनकी टेक केयर की जाएगी। मिश्रा जी, इसी सवाल को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी, शुभम जी के सवाल को। अगर इस तरह इनको टेक केयर किया जाए तो इस पे आर्थिक दबाव इंडियन टैक्स पेयर पे पड़ता है, क्या आप इस बात से इनकार करते हैं? आपका भाई अगर कल को छूट जाए किसी वजह से, दूसरा लोग कोई उठा के ले जाए और कल को वो वापस आप घर में आए, तो आप उसको दबाव मानेंगे? ये आपकी सोच हो सकती है ना जी, ये भारत के नागरिक की सोच नहीं हो सकती, ये भारत के द्वारा चुनी गई सरकार की सोच नहीं हो सकती। जी जी, संजय जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये लोग पढ़ करके नहीं आए, भूल गए हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ कि ये 14 लोगों को नागरिकता दी गई है। 1954 से लगातार ऐसे हर साल जो है नागरिकता दिया जाते, लेकिन ढोल नहीं पीटा जाता। अरे साहब, इस तरीके से ढोल नहीं पीटा जाता। 1954 से लगातार नागरिकता दी जा रही है। अब खुद आप जो है दूसरों को इडियट बोल रहे हैं तो आप खुद बोलने लग गए, मतलब है हद होती है भाई। आप क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने वाला है, आप लोग मुद्दे पे बात कीजिए मेहरबानी करके। जी जी संजय जी, आप अपना रिस्पांस कंटिन्यू कीजिए। संजय जी, हम नहीं बोलना चाहते ऐसे गंदे शब्द। आप मेहरबानी करके आप लोग प्लीज जर्नलिज्म के एथिक्स में रहकर बात कीजिए। आप लोग टीवी पर हैं, लोग आपको देख रहे हैं, इस तरह की रिमार्क्स एक दूसरे पर ना कीजिए। सभ्य तरीके से, शालीनता से एक दूसरे से बात कीजिए, मेहरबानी करके। आपको बुरा लगा बीच में, आपको मौका लगेगा, आपको मौका दिया जाएगा। आप लोग प्लीज पॉइंट पे बात कीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। संजय जी कंटिन्यू कीजिए। 1954 से लगातार दिया जा रहा है, कंटिन्यू दिया जा रहा है, और हर साल नागरिकता दी जाती है, और डीएम के द्वारा दिया जाता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन चला गया। क्यों चला गया? जब डीएम दे रहा था तो इसका मतलब ये था कि आपका कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा नहीं बनता था। इन्होंने एक मुद्दा बनाने की कोशिश तो की। आपको ये प्रॉब्लम है कि सीए को मुद्दा बनाया जा रहा है वोट बैंक के लिए, ये आपकी प्रॉब्लम है दरअसल। लेकिन आपको कोई एतराज नहीं कि वहां से अल्पसंख्यकों को यहाँ लाया जाए। प्रोफेसर गीता भट्ट, एक ये वाली कंफ्यूजन आप प्लीज क्लियर कर दीजिए। प्रोफेसर गीता भट्ट, एक आखिरी जी कहिए, एक छोटा सा सबमिशन। जी मिश्रा जी, उसके बाद में प्रोफेसर गीता के पास जाऊंगी। जी, डीएम के थ्रू कैसे नागरिकता दी जाती है? जैसे आज डीएम लिख करके दे देता है, वो हिंदू है, मुसलमान है, घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, कुछ भी है, चूंकि उसको वोट चाहिए वो लिख के दे देता है, उसका वोटर आईडी कार्ड आज बन जाता है, उसका आधार बन जाता है। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार का ये हाल हो गया। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने यहाँ रोहिंग्या लोगों को बसा रखा। उसी तरीके से क्योंकि नेता के लेटर के लिखने के बाद इलेक्शन कमीशन का कार्ड बन जाता है। शुभम जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। शुभम जी, मैं 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड। लीगल प्रोसेस। शुभम जी क्या पेपर दिखाना चाह रहे हैं आप? जी आपका पॉइंट मिल गया मिश्रा जी। शुभम जी कुछ पेपर दिखाना चाह रहे हैं। शुभम जी क्या बताना चाह रहे हैं आप? 17 अगस्त 2022 को हरदीप पुरी ने ट्वीट किया था कि हम रोहिंग्या को ईडब्ल्यूएस फ्लैट देंगे। अब ये बताएं, इन लोगों को फ्लैट मिल रहे हैं। अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि हम इनको इस चीज को नकार दिया था होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने, उसी वक्त नकार दिया था। ये एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था और ये एक पुरानी बात है, इसको प्लीज आज के मुद्दे पे ना लाइए। प्रोफेसर गीता भट्ट मैं आपके पास आऊंगी। इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दीजिए प्रोफेसर गीता भट्ट की सीए के, क्योंकि केंद्र सरकार का ये कहना है कि हम सताए हुए मुसलमानों को भारत की नागरिकता लेने से नहीं रोकते हैं, तो फिर सीएए के तहत नागरिकता लेने में और सीएए के बगैर नागरिकता लेने में क्या फर्क है? देखिए याना जी, सीएए के अंतर्गत जो नागरिकता है वो बड़ी जो वो कानून है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो लोग जो कि अपनी पूजा याचना और अर्चना के कारण जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनमें कि हिंदू, सिख,
मगर शिया भी उसी कारण प्रताड़ित हो रहे हैं ना, प्रोसिक्यूट शियाओं का भी उसी कारण हो रहा है कि वो सुन्नी मुसलमानों की तरह शायद उनसे मेल नहीं खाता, उनका जो प्रे करने का तरीका है। ये आप ठीक कह रही हैं याना जी, ये आप ठीक कह रही हैं, लेकिन विषय ये है कि जो आपका जब भारत का जब विभाजन हुआ, वो विभाजन किस आधार पर हुआ? वो इसी आधार पर हुआ कि धर्म के आधार पर हुआ कि जो मुसलमान आप ये कहना चाह रही हैं कि शिया मुस्लिम, हजारा मुस्लिम, अहमदिया मुस्लिम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जी मैं आपका पॉइंट समझ गई संजय जी, आखिरी 30 सेकंड जी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से कोई भी आता है और वो अपने देश के अंदर मुस्लिम है, कट्टरवादी है, वो आतंकवादी है, लेकिन वो हिंदू बन करके यहाँ आता है और आप उसको सीए कानून के तहत अगर आप उसको यहाँ की नागरिकता दे देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन होगा मिश्रा जी, बहुत बड़ा सवाल है ये। कौन होगा उसका जिम्मेदार? उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप जिस तरीके से मिश्रा जी, इन एप्लीकेशंस की कितनी जांच हो रही है, कितनी जांच हो रही है, देश की सुरक्षा का मामला है, इस तरह से किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। जांच कितनी चल रही है ये बता दीजिए। याना जी, आपका जो सवाल था शिया और सुन्नी का, जब देश का बंटवारा हुआ था तो कोई सुन्नी देश नहीं बनाया गया था कि शिया यहां रुके। जब देश का बंटवारा हुआ था तो धार्मिक आधार मुस्लिम और हिंदू के आधार पे हुआ था, और जो उनकी धार्मिक प्रताड़ना हुई है, जो लोग शिया सुन्नी का विवाद है, वो धर्म आधारित प्रताड़ना नहीं है, जो कानून का पार्ट है। अगर किसी शिया को प्रॉब्लम हो रही है तो नॉर्मल नागरिकता प्रोसेस का कानून है जिसके थ्रू कोई भी अप्लाई कर सकता है। जी, और जो आखिरी सवाल था संजय जी का, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मिश्रा जी, उसका भी जवाब दे दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है। वो ये पूछ रहे हैं कि अगर वहां से किसी को भी आप हिंदू होने के नाते नागरिकता दे दें और अगर वो किसी तरह से कोई दहशतगर्द निकला या ऐसे कुछ हुआ, देश की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब होता है ये। देश की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, इसके लिए कितनी जांच, क्योंकि जिस तरह से आप लोग सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं, जांच कितनी हो रही है, बैकग्राउंड चेक कितनी हो रही है? जी अरे भाई, सीए कानून के फुटनोट को तो आगे पढ़ो कि जिन लोगों को इससे नागरिकता दी जाएगी उनको सर्विलेंस में रखा जाएगा टेम्परेरी पीरियड के लिए, जिससे कि ऑथेंटिसिटी क्लियर हो सके कि उनका कैरेक्टर कैसा है। कानून जब बनाया जाता है, पूरी पार्लियामेंट बैठती है, सब लोग ये सारी चीजों पे एस्पेक्ट पे डिबेट करके, डिस्कशन करके तब कानून लाते हैं। देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर किसी भी मुस्लिम तबके के अगेंस्ट नहीं है ये कानून। सिर्फ जो सताए गए लोग हैं पड़ोसी मुल्कों में, उनको देश में रेफ्यूज देने का कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास आज इतना ही था। सीए यानी पीड़ित शरणार्थियों के जख्म पर मरहम लगाने वाला कानून किसी के खिलाफ नहीं है। विपक्ष पहले दिन से इसे एक समुदाय के खिलाफ बता रहा है, लेकिन कैसे खिलाफ है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। इसलिए मैं याना मीर ये कहना चाहती हूं कि झूठ के मायाजाल पर वोट बैंक की फसल काटने की कवायद ऐसा नहीं चलेगा।